एडेक्सल फिजिक्स, सर इमरान यामीन, यूनिट 3, WPH 13। और आज की क्लास में हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट 3 का, जनवरी 2022। जनवरी 2022 के पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली के ऊपर एक कार्ड लगा हुआ है। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन जब ये ट्रॉली ऊपर से नीचे आ रही है। जाहिर सी बात है एक्सेलरेट करती हुई आ रही है ऊपर से नीचे। जब ये एक्सेलरेट करती हुई आ रही है ऊपर से नीचे तेजी के साथ आ रही है, तो जैसे ही इसको हम ऊपर से रिलीज करते हैं तो खुद बता रहे हैं, और ये बात आगे यूज भी होगी कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा जनाब, ये ऊपर से आ रही है नीचे, और नीचे आकर जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पहुंचती है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने लगाया हुआ है सिंगल लाइट गेट। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करने के लिए कभी हम टू लाइट गेट भी यूज करते हैं और कभी सिंगल लाइट गेट भी यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिंगल लाइट गेट है तो हम सिंगल लाइट गेट के अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे। कह रहे जनाब ये सिंगल लाइट गेट वाला जो प्रोसेस है उसको हमने यहाँ ला के रख दिया, ये इसकी पोजीशन है। कह रहे लाइट गेट वॉज कनेक्टेड टू अ डेटा लॉगर। सर ये डाटा लॉगर क्या चीज़ होती है? भाई डाटा लॉगर बिल्कुल जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले आपको सीआरओ वाली स्क्रीन दिखाई, कंप्यूटर कनेक्टेड होगा उसके अंदर वो टाइम मेजर कर रहा होगा वगैरह वगैरह। तो डाटा लॉगर भी एक ऐसा ही डिवाइस है जो स्टॉप वॉच की तरह काम करता है, और इसके अंदर हम टाइम मेजर कर सकते हैं। टाइम कौन सा मेजर करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और ये आगे लिखा हुआ है इसमें, चलेगी डाटा लॉगर रिकॉर्डेड द टाइम टेकन फॉर द कार्ड टू पास थ्रू द लाइट गेट। लाइट गेट के सामने से जब ये ट्रॉली गुजरेगी तो ट्रॉली के ऊपर बेटा एक कार्ड लगा हुआ है। ये कार्ड जाहिर सी बात है लाइट गेट को के सामने से जब गुजरेगा तो लाइट गेट के सामने एक सेंसर लगा हुआ होता है। तो लाइट गेट लाइट बीम इमिट करता है। उस लाइट बीम को जब कार्ड इंटरप्ट करता है तो डेटा लॉगर उस टाइम को नोट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही कार्डबोर्ड लाइट बीम को इंटरप्ट करेगा तो डेटा लॉगर स्विच ऑन कर देगा टाइम की मेजरमेंट को। और जब कार्डबोर्ड इस लाइट गेट के सामने से पूरा पास कर जाएगा और लाइट की इंटरप्शन जैसे ही खत्म होगी और लाइट गेट की लाइट जैसे ही सेंसर पर इंसिडेंट होने लगेगी तो ये फौरन उस टाइम को नोट कर लेगा कि कार्डबोर्ड इस टाइम पर यहाँ से गुजर चुका है। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रोड पे चलने वाली कार को हम मेजर कर सकते हैं कि वो स्लो चल रही है फास्ट चल रही है, तो इसी तरह हम इस ट्रॉली की स्पीड को भी मेजर करना चाहिए। अच्छा, क्या ये रहे कि डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कुड डिटरमाइन द वेलोसिटी v of the trolley as it passes through the light gate। इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, नो कैलकुलेशन। आपको थोड़ी इंग्लिश लिखनी है कि आप किस तरह से इस ट्रॉली की स्पीड को मेजर करेंगे। तो देखिए स्पीड कभी भी बेटा कैलकुलेट करना हो तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्टेंस के लिए ये जो कार्ड बोर्ड है इस कार्ड बोर्ड की आपको लेंथ पता होना चाहिए, और यही लेंथ डिस्टेंस का काम करेगी। तो सबसे पहला बेटा काम ये करें कि जो कार्ड बोर्ड इसके ऊपर लगा हुआ है इसकी लेंथ मेजर कर लें। मेजर द लेंथ ऑफ कार्ड बोर्ड। और जब कार्ड बोर्ड की लेंथ मेजर हो गई तो अब आप इसको ऊपर से रिलीज कर दें। और ये रिलीज करने का तो उसने खुद बोला है जनाब मैंने रिलीज कर दिया, हमने तो खाली स्पीड मेजर करनी है। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, अब ये जो कार्ड बोर्ड के साथ ट्रॉली है ये ऊपर से नीचे आ रही है, और जैसे ही ये ट्रॉली पास करती है लाइट गेट को तो मैंने लिखा एज ट्रॉली passes in front of light gate, it stops या interrupts the light beam, comma its time duration
टाइम ड्यूरेशन का मतलब जो लाइट इंटरप्ट कर रही है, लाइट इंटरप्ट करने का टाइम ड्यूरेशन इज मेजर्ड बाय डेटा लॉगर। सो स्पीड equals to length of card, that is distance divided by time। ठीक है ना, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको सारी की सारी कैलकुलेशन बता देगा। ठीक है जी। और ये काफ़ी काम ख़राब हो रहा है तो इसलिए इसको हम हटा ही देते हैं। अच्छा, इसको अगर हटा के लिखें, अब ज़रा चेक करें कि क्या ये मेरी राइटिंग। कार्ड की लेंथ इसलिए मेजर करी थी कि कार्ड जितनी देर तक, फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना, तो जब ये कार्ड इस लाइट बीम के सामने एंटर होगा, ठीक है ना, अभी एंटर नहीं हुआ, जैसे ही ये इसके अंदर सामने से गुजरेगा तो ये लाइट को इंटरप्ट करेगा, और इंटरप्ट करके ट्रॉली जब तक आगे चलती रहेगी तो ट्रॉली 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जब कवर कर रही होगी, फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो जितनी कार्डबोर्ड की लेंथ होगी, इतनी लेंथ को कवर करते हुए जितना टाइम लगेगा डेटा लॉगर उस टाइम को मेजर कर लेगा, और उसी टाइम को डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो ये आपको स्पीड बता देगा। ठीक है, तो आई थिंक मैं आपको आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आ रही क्वेश्चन की बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट के अंदर बेटा अब्दुल रहमान आप जरा अलर्ट हो रहे हैं, आपसे काम कराऊंगा। क्वेश्चन यार ये है 1 2 3 4, यानी इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 4 टाइम परफॉर्म किया है, 4 टाइम उसकी स्पीड कैलकुलेट की है, और जब उन्होंने स्पीड कैलकुलेट की है तो एक मरतबा 2.07 आई, एक मरतबा 1.84 आई, एक मरतबा, मतलब ये 4 स्पीड्स आई है। कह रहे हैं इसका मीन निकालना है, जल्दी से बेटा अब्दुल रहमान इसका मीन निकाल के बताइए। चारों को ऐड करें और 4 से डिवाइड करें, अब्दुल रहमान हमें बताइए क्या मीन आ रहा है। कोई और बच्चा अगर जल्दी कर चुका हो तो हमें बता दे। 1.98, और यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये इसकी मीन वैल्यू आ गई। अब मीन वैल्यू के बाद बोल रहे हैं अनसर्टेनिटी निकालो। तो आपको पता होगा अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ रेंज मेथड यूज करते हैं। हाफ रेंज का मतलब होता है इस पूरे डेटा में सबसे बड़ा नंबर और इस डेटा का सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर ये रहा, तो सबसे बड़े नंबर मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इट इज कॉल्ड रेंज। रेंज डिवाइडेड बाय 2, इट इज कॉल्ड हाफ रेंज। इस हाफ रेंज को बेटा मुझे कैलकुलेट करके बताइए। दोनों को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.13। नहीं, क्या आ रहा है आप बताएं। 0.63, 0.63, 0.13 आ रहा है। ठीक है जनाब, 0.13 अनसर्टेनिटी है, पर ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको लिखेंगे आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। उसने एब्सोल्यूट नहीं पूछी, वो कह रहा है आप, यह भी हमने जो निकाली है इट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो कह रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालो। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए आप क्या करोगे कि ये है वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी, ये है वेलोसिटी की वैल्यू, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो बेटा देखिए वैल्यूज लिखूंगा, डेल्टा वी अभी अभी निकाला है 0.13, वेलोसिटी की अपनी वैल्यू है 1.98, परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100। तो कोई बच्चा मुझे सॉल्व करके बताए क्या परसेंट आ रहा है। हाँ बेटा 6.6। हाँ 6.56 है तो 6.57 है तो इसको हम 6.6 राउंड अप कर लेते हैं। और अनसर्टेनिटी 1
और मैक्सिमम 2 सिग्निफिकेंट में जाती है, कभी भी 2 से ज्यादा नहीं लिखेगा। ठीक है ना। अच्छा जी, ये हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली। अब उसके बाद क्या है, द स्टूडेंट मेजर्ड द डिस्टेंस एस that the trolley traveled on the ramp, determine acceleration of the trolley। यानी यहां से शुरू करना है, जो इसने बताया था फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी अभी भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो अब्दुलरहमान काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ा करते थे यूनिट 1 में। अब्दुलरहमान आप हमें कोई ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिसमें टोटल टाइम इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ट्रॉली का टॉप से आना। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया। ठीक। तो मेरी आदत ज़रा इसको यूँ लिखने की है, तो मैंने अपने स्टाइल से लिख लिया। फाइनल वेलोसिटी अभी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज़ 1.98। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, 2 मल्टीप्लाई बटा 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिस्टेंस की वैल्यू 1.50 गिवन है। सॉल्व करके बेटा बताइए क्या आंसर आ रहा है। 1.30 है तो 1.31 कर लेते हैं। ठीक है जनाब। तो इट इज़ द एक्सेलरेशन। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट पार्ट है ना यार, ये लास्ट पार्ट इतना अजीब सा है कि कोई भी, मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जाती राय, स्टूडेंट जो इंसान हो वो इसका आंसर नहीं कर सकता। अब आंसर क्या, गौर से सुनिएगा, मतलब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन सुनिएगा। एक दूसरा स्टूडेंट है, उस दूसरे स्टूडेंट ने सेम एक्सपेरिमेंट किया, और उसने एक्सेलरेशन की वैल्यू भी सेम डिटरमाइन कर ली। सेम एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है जनाब। अल्लाह, सेम एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है। स्टेट वाई दिस डज नॉट शो दैट द रिजल्ट्स आर रिप्रोड्यूसिबल। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो तो ये पढ़ के, हाँ अब आप ये देखिए ना, सेम एक्सेलरेशन उसने निकाल लिया, और उसके बाद कहता है कि जनाब ये किस तरह से मतलब आप पढ़े ना तो अजीब सा लगेगा कि जो रिजल्ट है वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। अब यार देखो, अगर वही रिजल्ट आ गया, मैं तो बोलूंगा ये तो रिप्रोड्यूस हो गया रिजल्ट। और वो कह रहा है स्टेट वाई दिस डज नॉट शो दैट रिजल्ट्स आर दिस डज नॉट शो दैट रिजल्ट्स आर रिप्रोड्यूसिबल। ठीक। तो मैं नहीं मानता कि कोई सिमिलर, भैया सिमिलर वैल्यू फॉर एक्सीलरेशन। तो अव्वल तो हो ही नहीं सकता कि आप, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट करें दूसरे कमरे में, बस सारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वेलोसिटी की चारों वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। पक्की बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप कभी भी अंधी नहीं लगेगी कि चारों रीडिंग निकालो, चारों तुम्हारी सेम आ जाए। ठीक है। उसके बाद फिर तुम चारों सॉल्व करो, तीनों बच्चे सॉल्व करो, तीनों का एक्सेलरेशन सेम आ जाए। तो यार इस सवाल के ऊपर मैं कमेंट्री करने से माजरत करूंगा। ठीक है। और ये भी बता दूं कि मार्किंग स्कीम में जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, वो सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस उसने लिखा हुआ है एग्जैक्टली इसी सेंटेंस को उसने आंसर में लिखा हुआ है कि सेकंड स्टूडेंट ए को हटा दे, सेकंड स्टूडेंट कैरीड आउट द सेम एक्सपेरिमेंट। ठीक। तो इसका तो मतलब भी मैं नहीं पकड़ पा रहा, आपस की बात है। ठीक। वैसे मेरी हाँ, मैं यही आंसर लिखा हुआ है, जो मैंने हाईलाइट किया है ये लिखा हुआ है इसका आंसर मार्किंग स्कीम में। ठीक। अलबत्ता अगर मुझसे आप बोले सर आप न्यूट्रल हो के आप कमेंट्री करें, आप इसके ऊपर वैसे क्या कमेंट्री करते, मार्किंग स्कीम को साइड में रख दे, तो मैं इसको ये कहता है कि भाई अगर दो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो उन दोनों की इंसान है, तो ह्यूमन एरर, ह्यूमन डिफरेंसेस की वजह से चारों वेलोसिटी के रिजल्ट कभी भी सेम आ ही नहीं सकते। ठीक है ना। इसलिए मैं कहूंगा कि रिजल्ट्स आर नॉट रिप्रोड्यूसिबल। खैर मैं इस सवाल के ऊपर बिना मेरा टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, एक नंबर का सवाल है, इस पर जितना टाइम दे दिया काफ़ी है, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई इंसान स्टूडेंट इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकता है। आगे आ जाए जल्दी से। आपको क्या लिखेंगे यार, पता नहीं। अच्छा जी, अब आ रही क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्या बोलूँ यार, कुछ सवाल तो ऐसे है ना जो लाजवाब कर देते हैं।
पागलपन में, ये नहीं कि कोई बहुत स्टैंडर्ड का सवाल पूछा उसने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि स्टूडेंट है, उसके पास एक फिलामेंट बल्ब है और फिलामेंट बल्ब से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अच्छा, आज की क्लास के अंदर, क्योंकि अभी मैंने रिकॉर्डिंग से पहले आपको बड़ी मेहनत कराई है टाइम बेस्ड सेटिंग के ऊपर और सीआरओ पर, तो मुझे लगता है कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक जाते जाते मैंने रिकॉर्डिंग की ना, मैं सवाल खत्म नहीं कर पाऊंगा। ऑल्दो कि क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान सा है, तो मैं बीच में से सवालों में छलांग लगाकर डायरेक्ट उस सवाल पे जा रहा हूँ जिसकी मैंने भी आपको क्लास से पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई है, ताकि अगली क्लास के लिए मुझे कहीं दोबारा वो ना समझाना पड़े। तो बेटा जरा थोड़ी सी छलांग लगा दी मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 पे डायरेक्ट आ जाए। अनस आप भी जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी आपको सीआरओ पढ़ाया है क्लास से पहले, रिकॉर्डिंग से पहले, ठीक है, वरना वहां पहुंचते पहुंचते क्लास खत्म हो जाएगी और ये हम कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यार ये है कि एक स्टूडेंट है और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और एक्सपेरिमेंट में वो कैलकुलेट करने जा रहा है या कंपेयर करने जा रहा है स्पीड ऑफ साउंड, पहले एयर में निकालेगा, फिर स्पीड ऑफ साउंड वुड में निकालेगा, ठीक है जनाब। और उसके लिए उसने पीस ऑफ वुड नीचे रखा हुआ है, एक हैमर को माइक्रोफोन के सामने रखा हुआ है, माइक्रोफोन को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है जनाब, माइक्रोफोन को कनेक्ट कर दिया है सीआरओ ऑसिलोस्कोप के साथ। अब स्टूडेंट ने हिट किया वुड को मेटल के हैमर से, जिससे एक शार्प साउंड प्रोड्यूस हुई है, जो एयर में से जा रही है, अभी एयर में से जा रही है, एयर में से गई है, और सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर जो माइक्रोफोन के साथ कनेक्टेड है, वो डायल भी बराबर में दिखा दिया और ये आपको इमेज भी दिखा दिया, ठीक है जी। और बता दिया है कि इट इज वन डिवीजन, इट इज वन डिवीजन। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में क्या फरमाइश है, कह रहे हैं जनाब डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालिए, इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। डिस्टेंस, डिस्टेंस बता दिया, असल कहानी है खाली टाइम मेजर करना। तो टाइम कैसे मेजर करेंगे, तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग से पहले आपको सिखाया कि सी आर ओ की स्क्रीन पर जब हैमर इस वुड से टकराता है, तो ये माइक्रोफोन जब उस साउंड को डिटेक्ट करता है, तो सीआरओ की स्क्रीन पर एक शार्प पल्स बनता है, फिर ये साउंड आगे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, जब माइक्रोफोन नंबर 2 पर पहुंचती है, तो माइक्रोफोन नंबर 2 भी उस साउंड को डिटेक्ट करता है और सीआरओ की स्क्रीन पर इस तरह का एक पल्स शो कर देता है, ठीक है जनाब। तो ये दो पल्सेस हैं और ये दोनों पल्सेस इस चीज को शो कर रहे हैं कि साउंड दो मरतबा साउंड को डिटेक्ट किया गया है बाय माइक्रोफोन नंबर 1 एंड माइक्रोफोन नंबर 2। बराबर में लगा हुआ है टाइम पर डिवीजन, जिसको मैं कहता हूँ टाइम सेटिंग। ए लेवल की फिजिक्स में हम लोग टाइम बेस सेटिंग कहते हैं, पर आपके पास खाली टाइम सेटिंग कह रहा हूँ। इस टाइम सेटिंग में सिलेक्टर क्वेश्चन में गिवन है कि 0.5 मिली सेकेंड पे लगा हुआ, और क्वेश्चन मेरा ये है कि इन दोनों माइक्रोफोन के बिटवीन साउंड को इधर से इधर तक जाने में कितना टाइम लगा है। तो बेटा मैं टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग से पहले आपको सिखाया आज की क्लास में कि हम पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या टाइम सेटिंग दी गई है, और टाइम सेटिंग को मल्टीप्लाई कराएंगे नंबर ऑफ डिवीजन अलोंग वाई एक्सिस पर, सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर कितने डिवीजन है दोनों पल्सेस के दरमियान, उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे हमेशा, ये फॉर्मूला। और अगर आपको सीआरओ किसी बच्चे को और ज्यादा समझना हो, तो सीआरओ की बहुत सारी वीडियोस मैंने ये लेवल की फिजिक्स में तो बहुत आते हैं सवाल, तो वो भी मैं आपको सेंड कर सकता हूँ अगर आपको देखना हो तो। अच्छा खैर, टाइम बेस्ड सेटिंग इस वक्त है 0.5 मिली सेकेंड पर डिवीजन, मिली सेकेंड पर डिवीजन, इट इज टाइम बेस्ड सेटिंग। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन, इन दोनों पल्सेस के बिटवीन नंबर ऑफ डिवीजन कितने, तो इन दोनों पल्सेस के बिटवीन नंबर ऑफ डिवीजन अगर मैं आपसे कहूँ कितने हैं, तो आप कहोगे सर ये 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन। 6 डिवीजन तो बिल्कुल पूरे, और 6 डिवीजन के बाद अगर इसमें जाऊं, तो ये 0.246, ये 6 तक आ रहा है, ठीक है ना, मेरी समझ ले 3 स्मॉल डिवीजन आ रहे हैं, और 3 के बाद ये 5 डिवीजन पे एक डिवीजन हो गया, मतलब एक डिवीजन हो चुका है, यानी 7 डिवीजन हो चुके हैं, और 7 के बाद थोड़ा सा और आगे जाना पड़ रहा है,
तो इसको 7.2 ले लें या 7.1 ले लें, इतनी ज़्यादा साइंसदान नहीं बनिएगा, बस काफ़ी है जो भी आपको समझ में आए। मेरे ख्याल में 7 से भी काम चल जाएगा। अच्छा जी, सारी में ये ज़रा मल्टीप्लाई करके बताइएगा। 0.5 डिवीजन से डिवीजन काट दिया, 0.5 इंटू 7.2 क्या बताता है? 3.6 मिली सेकेंड। इट इज़ नॉट मीटर, इट इज़ मिली सेकेंड एंड इट इज़ अ टाइम। तो यार ये टाइम लगा है पहले पल्स से दूसरे पल्स के बिटवीन, पहले माइक्रोफोन से दूसरे माइक्रोफोन के बिटवीन जो साउंड ने ट्रैवलिंग की उसका टाइम है। टाइम आ चुका है, आपने कैलकुलेट कर, अच्छा ये सारा का सारा काम जो मैंने यहाँ पे किया है, ऑब्वियसली आप यहाँ लाइनों पे सॉल्व करोगे। आपको कैलकुलेट करना है स्पीड, सर स्पीड होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस है 1.25 गिवन है डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ मैं नहीं लिख रहा है, टाइम है हमारे पास 3.6 मिली सेकेंड, और मिली सेकेंड का मतलब होता है एक्सपोनेंट -3, एक्सपोनेंट -3। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है जी? 347, राउंड ऑफ कर ले तो 347 को 350 कर ले। ठीक है जनाब, तो ये 347 भी चलेगा, 350 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ साउंड आ गए। तो आप देखिए स्पीड ऑफ साउंड के इस पूरे सवाल के अंदर मेन चीज थी कि आपको CRO पढ़ना आता हो। CRO पढ़ना नहीं आता होगा तो आप इसको नहीं कर सकते सवाल को। ठीक है जनाब, तो ये CRO मैंने पढ़ना सिखा दिया आपको, और CRO पढ़ना सिखाने के बाद अब क्वेश्चन के और आगे चले। अब क्या कह रहे हैं जनाब? अब ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट देन अटैच द माइक्रोफोन टू द पीस ऑफ वुड सो दे डिटेक्टेड द साउंड पासिंग थ्रू अलोंग द वुड। यानी अभी जो हमने कैलकुलेशन की है वो साउंड थ्रू एयर की है, और अब मुझे लगता है कि ये वर्किंग कराने जा रहे हैं अलोंग द वुड। द डिस्टेंस बिटवीन द माइक्रोफोन अगेन 1.25 है। ठीक, द स्टूडेंट एडजस्टेड द डायल ऑन द ऑसिलोस्कोप टू 20 माइक्रोसेकंड पर डिवीजन। अच्छा जी, जब इन्होंने क्वेश्चन पहले किया, पहले एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने 0.5 मिली सेकेंड पे रखा हुआ था सिलेक्टर को। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि मैं वुड के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, और मुझे पता है कि वुड में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट ने 20 मिली सेकेंड, सॉरी 20 माइक्रो सेकेंड, 20 माइक्रो सेकेंड पर डिवीजन पर सिलेक्टर कर दिया। ये इसने कर दिया भाई, 20 माइक्रो सेकेंड पे कर दिया। अच्छा जी, अच्छा 20 माइक्रो सेकेंड पे कर दिया। अब कह रहे हैं जो टीचर है वो टीचर कमेंट करता है अपने स्टूडेंट पे कि यार तुमने ना सेटिंग सही नहीं की हुई है, आपने ये सेटिंग सही नहीं की हुई है। ठीक, कह रहे हैं ये जो टीचर की बात है इसको जस्टिफाई करें। अच्छा कुछ और बातें आपको बता रहे हैं? हाँ बता रहे हैं जनाब कि स्पीड ऑफ साउंड जो ऑक है, जो लकड़ी है, उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड 4000 मिली मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा यार ये बताइए कि अगर अगर वेलोसिटी 4000 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो वही 1.25 है। टाइम हमें नहीं पता है, टाइम के ऊपर तो पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो बेटा कोई जरा बच्चा मुझे टाइम बताए 1.25 डिवाइडेड बाय 4000, और टाइम को बेटा मैं इधर लेकर आ गया, इसको मैं इधर लेकर आ गया, 3.125 एक्सपोनेंट -4। अच्छा इस -4 को मैं माइक्रो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और माइक्रो का मतलब मैं -6 में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 312 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, तो ये बन गया 312 माइक्रो सेकेंड। ठीक, पहले तो जरा बेटा इसको कॉपी करें, फिर इसकी बेस के ऊपर हम कोई जस्टिफिकेशन आपको देंगे। 312 माइक्रो सेकेंड। तो एक बात तो सही है कि स्टूडेंट ने मिली सेकेंड के बजाय वो माइक्रो सेकेंड पे लेके चला गया, माइक्रो सेकेंड वाला फैसला तो उसका सही है। ठीक है ना, माइक्रो सेकेंड का फैसला तो सही है। अच्छा, अब आप जरा ये बताइए कि ये टाइम की वैल्यू आई है। जब ये टाइम की वैल्यू आई है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है जो ऊपर के क्वेश्चन में भी लगवाया है, कि टाइम बराबर होता है टाइम सेटिंग इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है ना, नंबर ऑफ डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस।
टाइम की रीडिंग आ रही है 312 माइक्रो सेकेंड। टाइम सेटिंग उसने बना दी है 20 माइक्रो सेकेंड पर डिवीजन। और नंबर ऑफ डिवीजन को बेटा मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। नंबर ऑफ डिवीजन को मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। ठीक है ना, नंबर ऑफ डिवीजन एक्स का भी मतलब बताऊंगा क्या करना चाह रहा हूँ मैं। जो चीजें मेरे पास अवेलेबल है, जो दिमाग में बात आ रही है भाई कि उसने वेलोसिटी बताई थी, वेलोसिटी और डिस्टेंस पता था, तो मैंने टाइम निकाल लिया। टाइम को मैंने माइक्रो में कन्वर्ट कर लिया। माइक्रो में टाइम कन्वर्ट करने के बाद उसी टाइम को ले जाकर मैंने टाइम सेटिंग के फार्मूले में डाल दिया। टाइम सेटिंग उसने 20 पे की हुई है। मैं एक्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, जरा कोई बच्चा मुझे एक्स कैलकुलेट करके बताए, क्योंकि माइक्रो सेकंड से माइक्रो सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन गया 312 डिवाइडेड बाय 20। डिवीजन डिवाइड था हमारा, क्या मल्टीप्लाई हो जाए 15 डिवीजन। ठीक है। हाँ, अब आप ये बताइए कि अगर वो ये वाली सेटिंग रखता है, अगर वो ये वाली सेटिंग रखता है तो उसको स्क्रीन पे 15 डिवीजन चाहिए। और स्क्रीन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 8 है। ठीक है जनाब। तो मैं यूँ लिखूंगा ओनली 8 डिवीजन पॉसिबल ऑन द स्क्रीन, बट फॉर 20 माइक्रो सेकेंड सेटिंग requires 15 division. So both pulses cannot be cannot be produced on the screen. स्क्रीन के ऊपर दोनों पल्सेस आ ही नहीं सकते। ठीक। अलबत्ता मैंने लेफ्ट साइड वाली कैलकुलेशन बहुत फैला के लिख दी, इसलिए जगह की कमी हो गई। अगर मैं लेफ्ट वाली कैलकुलेशन को थोड़ा कम स्टेप में करता तो शायद मुझे फिर इतना फैला के नहीं लिखना पड़ता। लेकिन आपको ये बात बेटा अनस पूरी समझ में आई कि स्पीड लकड़ी में 4000 है, उसके लिए टाइम की रिक्वायरमेंट 312 है। उसी 312 को लेकर, उसी टाइम सेटिंग को लेकर मैंने नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट करे। नंबर ऑफ डिवीजन की रिक्वायरमेंट आ रही है 15। स्क्रीन के ऊपर टोटल डिवीजन आ सकते हैं 8। 8 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, तो 15 डिवीजन पे तो आप बजा ही नहीं सकते। इसलिए ये सेटिंग बिल्कुल गलत है और स्टूडेंट सॉरी टीचर का कमेंट सही है। टीचर कमेंट इज राइट। हाँ 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 हाँ, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, बल्कि कैन नॉट, और मैं बेहतर लगा दूं कैन नॉट बी डिस्प्लेड। डिस्प्ले हो रहे हैं ना, ना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो डिस्प्ले हो रहे हैं। कैन नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन साइमल्टेनियसली। तो एक साथ तो दोनों बनेंगे ही नहीं, एक बनेगा दूसरा तो आउट ऑफ स्क्रीन चला जाएगा। ठीक है। और अभी मैंने क्लास के शुरू में बोला आपको। हाँ हाँ, बोले बोले। हाँ देखिए, जी जी जी, देखिए जो मैंने आपको फार्मूला सिखाया है, इस फार्मूले का भी तो कमाल देखिए ना। ये जो फार्मूला मैंने सिखाया आपको, इस फार्मूले का एक कमाल है कि टाइम निकालने का, टाइम सेटिंग इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। ये फार्मूला है, फिक्स फार्मूला है। ठीक है ना। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते चले जाओगे। कभी भी मैंने, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कभी भी सीआरओ का सवाल आए ना, आपको ये फार्मूला आता हो तो इस फार्मूले में घुमा दें सवाल को, सवाल पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे चले। अच्छा, उसके बाद अब हाँ, अगर इसको आप कॉपी कर चुके हो, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं जनाब ये वाला सवाल भी आपके लिए भारी पड़ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट के दिमाग में ये वाली बात आने वाली है। कहते हैं अभी जो ऊपर हैमर वो हिट कर रहे थे ना लकड़ी से, वो मेटल का था। और मेटल का जो हैमर होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता, दबता नहीं है। जब वो किसी चीज को हिट करता है तो उसका सिर्फ एज हिट करता है बस, वो उसके बाद दबता थोड़ी आगे। अब वो लेकर आ गए रबर का हैमर। ठीक है। बताइए, अब आप रबर का हैमर लकड़ी के साथ टकराएंगे
तो रबर का हैमर तो कंप्रेसिबल है, और जब वो कंप्रेस होता है ना, तो कंप्रेस होगा, एक्शन रिप्ले में सोचे, कंप्रेस होगा उससे साउंड पैदा होगी, फिर वो दोबारा एक्सपेंड हो रहा होगा उससे साउंड पैदा होगी। तो कहते हैं साउंड काफी देर तक लास्ट करती है। ठीक है, तो जो हैमर की साउंड है वो एक इंस्टेंट के लिए प्रोड्यूस होती है, और जो मतलब मेटल के हैमर की है, और जो रबर के हैमर की साउंड है वो ऐसी प्रोड्यूस होगी कि वो काफी देर तक साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस करती रहेगी। मतलब वो काफी देर तक साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, तो भाई जितनी देर तक साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस होता रहेगा सीआरओ की स्क्रीन पर, उतनी देर तक पल्स बनता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस हुई इतनी देर तक, और फिर साउंड प्रोड्यूस हुई इतनी देर तक। ठीक है ना। अब इसके अंदर शार्प पीक नहीं बन रहा, मेटल के हैमर से शार्प पीक बना था, तो उसे मेजर करना पॉसिबल था। अब आपने रबर के हैमर से कर दिया, तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये पीक है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ये रहा पीक, कोई बच्चा बोलेगा सर ये रहा पीक। तो पीक शार्प नहीं है, और जब शार्प पीक नहीं है तो अब जरा क्वेश्चन आगे पढ़ भी लें। कह रहे एक्सप्लेन द इफेक्ट दैट यूजिंग द रबर हैमर हैड एन ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टाइम डिटरमाइन। जो आप टाइम मेजरमेंट करने जा रहे हो, उस टाइम की मेजरमेंट में, एक्यूरेसी में वो क्या खराबी पैदा करेगा। तो मैं इसमें यूँ लिखूंगा कि जो वेव डिस्प्ले हो रहा है, वेव डिस्प्ले ऑफ साउंड विल नॉट हैव शार्प पीक। ठीक है ना, दो आवाजें पैदा हो रही है, दोनों के अंदर जो पीक होगा वो शार्प नहीं होगा। सही जनाब। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू measure time. So its accuracy will be less. उसकी एक्यूरेसी कम आएगी भाई, जो अब आप रिजल्ट निकालोगे और वो रिजल्ट इतना ज्यादा एक्यूरेट होगा ही नहीं, लेस एक्यूरेसी हो जाएगी। ठीक है जी। जो वेव डिस्प्ले होगा वो शार्प नहीं होगा, काम की बात ये कि वेव डिस्प्ले, वेव का जो डिस्प्ले होगा वो शार्प नहीं होगा, और अब शार्प नहीं होगा तो टाइम मेजर एक्यूरेट कर ही नहीं सकते, तो एक्यूरेसी काफी खराब हो जाएगी। अल्लाह। अब ये आखिरी पार्ट पर आ जाए। लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट वाज गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन एंड डेटा टू फाइंड अ वैल्यू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। ये आपको एक फार्मूला दे दिया, इस फार्मूले में बता रहे हैं जो ई होता है जनाब, इस ई का नाम है यंग मॉडुलस, और जो रॉ है इसका नाम है डेंसिटी। कह रहे जनाब जो यंग मॉडुलस है उसकी अनसर्टेनिटी दे दी है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी इतनी है, डेंसिटी की अनसर्टेनिटी दे दी है। ठीक है, दोनों की अनसर्टेनिटी दे दी है। कह रहे हैं अब आपको ये बात असेस करनी है कि विच ऑफ दीज वैल्यूज वाज द मोर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी। इन दोनों में से कौन अनसर्टेनिटी ज्यादा पैदा करेगा, यंग मॉडुलस ज्यादा अनसर्टेनिटी पैदा करेगा या डेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो स्पीड ऑफ साउंड में अनसर्टेनिटी आएगी। सवाल है वो अनसर्टेनिटी किसकी वजह से ज्यादा अनसर्टेनिटी आएगी, रॉ की वजह से या ई की वजह से। तो आप कहोगे कि यार डेंसिटी का तो परसेंटेज में रिजल्ट लिखा हुआ है, और परसेंटेज यानी देखिए जब कभी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, तो हमेशा दोनों चीज़ों को कंपेयर करते वक्त दोनों की सेम यूनिट होना चाहिए। तो डेंसिटी परसेंटेज में यानी कि 3% रिजल्ट खराब करेगी डेंसिटी। जरा यंग मॉडुलस को चेक कीजिएगा, यंग मॉडुलस कितनी अनसर्टेनिटी खराब करेगा, यानी यंग मॉडुलस में कितनी अनसर्टेनिटी है। तो यंग मॉडुलस की अनसर्टेनिटी निकालने के लिए 0.5 डिवाइडेड बाई 11.2, वो जो अनसर्टेनिटी निकालने का मेथड है कि एब्सोल्यूट 4.46, तो 4.5 लिख दूं। ठीक है, और आपने मेरे ख्याल में 100 से मल्टीप्लाई भी करके बताया है मेरे ख्याल में, ये परसेंटेज में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, 4.5%।
तो अब आप देख लीजिए किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो सर 4.5 इज ग्रेटर देन 3%, तो इसलिए इसका आंसर होगा कि 4.5 is greater than 3%. So Young modulus has more significant source of uncertainty. Significant source of uncertainty. ठीक है जनाब। तो आज की क्लास के अंदर टाइम बेस्ड सीआरओ के ऊपर हमने ज़रा ज़्यादा मेहनत कर ली और इसके साथ ये वाली चीज़ भी कर ली है। और इसके अंदर आज हमने 2 सवाल कंप्लीट कर लिए और इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। और